राधे राधे दोस्तों। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है सबक। निशांत, एक बात मेरी तुम कान खोल कर सुन लो। अब तो जब तक तुम मुझे बुलाने के लिए मेरे मायके नहीं आओगे तब तक मैं भी वापस नहीं आऊंगी। और हाँ, मैं अपने बच्चों को भी अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगी। अमिता ने निशांत के आगे रोते हुए कहा। अमिता की बात का जवाब देते हुए निशांत गुस्से में बोला, तो अमिता, तुम भी किसी धोखे में बिल्कुल भी मत रहना। मैं भी तुमको किसी भी हालत में बुलाने नहीं आऊंगा, समझी? अरे कल को जाती हो तो तुम आज ही चली जाओ। और हाँ, रही बात बच्चों की, तो बच्चों को तो मैं तुम्हें वैसे भी नहीं ले जाने दूंगा। यह बच्चे मेरे हैं। इन्हें तुम अपने मायके से खैरात में लेकर नहीं आई हो। इधर निशांत ने भी बहुत ज्यादा गुस्सा होकर नथुनों को फुलाते हुए बड़ी जोर से कहा, निशांत, तुम्हारे इसी गुस्से की वजह से मैंने यह निर्णय लिया है, क्योंकि जब देखो तब तुम मुझे यही ताना देते रहते हो कि तुम्हें मेरी कोई जरूरत नहीं है। तुमसे मेरा दिल ऊब गया है। पता नहीं क्यों भगवान ने तुमको मेरी किस्मत में लिख दिया है। निशांत, जब तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई जरूरत ही नहीं है तो फिर मैं यहां रुक कर भी क्या करूंगी? अमिता ने लंबी और ठंडी सांस भरते हुए कहा। तो निशांत बोला, हाँ हाँ, बिल्कुल भी मत रुको। और तुमको यहां रोक भी कौन रहा है? तुमको रोके मेरी जूती। देख लेना, जो तुम यह घमंड दिखा रही हो वह 4 दिन में ही उड़नछू हो जाएगा, और जब अकल आएगी तो उल्टे पांव वापस आ जाओगी। निशांत ने अपने पुरुष के भाव का दम भरते हुए कहा। तभी अमिता की सास सुलेखा जी ने भी उन दोनों की बातों को सुनकर अपने कमरे से निकलकर अमिता को ही फटकारते हुए कहा, अमिता, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने पति से इस तरह जबान लड़ाते हुए? कोई अपने पति से इस तरह से बातें करता है क्या? अपनी सास की बात सुनकर अमिता बोली, मम्मी जी, आप सब कुछ जानते हुए भी मुझको ही दोष दे रही है, जबकि आप खुद भी एक महिला है। कम से कम कभी तो अपनी बहू की बातों को समझने की कोशिश कीजिए। अमिता ने अपनी सास सुलेखा जी की तरफ देखते हुए याचना भरे स्वर में गिड़गिड़ाते हुए कहा, इसमें दोष देने की क्या बात है? स्त्रियों को पुरुष के आगे झुकना ही पड़ता है। बेमतलब की जुबान लड़ा रही हो तुम निशांत से। यह तुम्हारा पति है। पति जो भी करें वह सब कुछ जायज होता है। सुलेखा जी ने अमिता के ऊपर ही गुस्सा करते हुए कहा। अमिता बोली, ठीक है सासू माँ, मैंने भी बहुत दिन तक सह लिया है, लेकिन अब मैं बिल्कुल भी नहीं सहूंगी। वैसे भी अब जमाना बदल गया है। वह जमाना नहीं रहा जब पुरुष महिलाओं पर हावी रहते थे और महिलाएं उनकी जी हजूरी करती रहती थी। आज की स्त्रियां जागरूक हो चुकी है। मैं लड़ना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अपने स्वाभिमान से समझौता बिल्कुल भी नहीं करूंगी। आज मैंने अपने भाई को फोन कर दिया है और वह कुछ ही देर में मुझे लेने के लिए आ रहा है। अमिता ने बहुत सोच समझ कर कहा। बहुत इतरा रही हो ना अपने मायके पर। देखेंगे कितने दिन रखेंगे तुम्हारे मायके वाले तुमको। सुलेखा जी दाव पर दाव फेंके चली जा रही थी, क्योंकि अमिता अगर मायके चली गई तो घर के कामों और बच्चों की जिम्मेदारी सुलेखा जी के कंधों पर आ जाएगी। और उन्होंने तो घर के कामों से उसी दिन संन्यास ले लिया था जिस दिन अमिता इस घर में बहू बनकर आई थी। अभी सुलेखा जी अमिता को डांट ही रही थी कि अमिता के भाई अभय ने घर के अंदर प्रवेश करते हुए कहा, मेरी बहन हम पर बोझ नहीं है आंटी जी। वैसे मैं खुद ही अमिता को समझा रहा था, लेकिन जहां स्वाभिमान की बात हो तो मैं सदैव उसके साथ ही रहूंगा। अभय, होश में तो होना तुम। अपनी बहन के ससुराल में खड़े हो, जरा सोच समझ कर बोलो। लड़की वालों को आवाज ऊंची करने का हक नहीं होता। न जाना ना समझा और तुम बस अपनी बहन का ही पक्ष लेने लगे। अभय निशांत की बात को सुनते ही एकदम से गुस्सा होते हुए बोला, जीजा जी, मेरी बहन पढ़ी लिखी और होशियार है, लेकिन फिर भी कभी भी उसने किसी भी काम से मुंह नहीं मोड़ा। उसने हर प्रकार से आप लोगों की सेवा ही की है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों
आप लोगों को क्या शिकायत है उससे? आज कोई नई बात तो है नहीं। आप लोग हमेशा उसके पीछे हाथ धोकर पड़े ही रहते हैं। आज अभय चुप रहने वाला नहीं था और फिर बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, रही बात लड़की वालों की, तो जीजाजी आजकल लड़की वालों ने भी अपने स्वाभिमान के लिए लड़ना सीख लिया है। अभय की बात सुनकर निशांत बोला, तुम यहाँ खड़े होकर मुझे सुना रहे हो? तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी बहन को देखो, जब देखो तब बहस करने के लिए तैयार खड़ी रहती है। पता नहीं क्या सीखा कर भेजा है तुमने इसे। निशान अभय से शिकायत करते हुए बोला, जीजाजी ऐसे बिना वजह कोई बहस नहीं करता। अभी 1 महीने पहले ही जब आप बीमार पड़े थे, तब हर तरह से अमिता ने आपकी सेवा की। अगर आपको ध्यान हो तो आप तो बिस्तर से उठने की हालत में भी नहीं थे। आपके लैट्रिन, बाथरूम से लेकर खिलाना पिलाना सब इसने बिस्तर पर ही किया था। लेकिन आपको तो उसकी कोई परवाह ही नहीं। उल्टा इस पर झूठे आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। वह भी एक इंसान है। 2 बच्चे और आपकी जिम्मेदारियां उसके कंधों पर है। आप लोग बजाय सराहना करने के उसको हमेशा लताड़ते ही रहते हैं। परेशान होना तो स्वाभाविक ही है। निशांत ने अभय की बात सुनकर अकड़ कर कहा, तो इसमें उसने कौन सी बड़ी बात कर दी? यह तो हर पत्नी का धर्म होता है, अपने पति की सेवा करना। अभय को निशांत की बात पर गुस्सा तो आया। फिर भी अभय ने थोड़ा नम्र होकर कहा, मैं मानता हूं कि हर पत्नी का अपने पति की सेवा करना धर्म होता है। लेकिन यह बात तो आप भी मानते हैं कि जब से अमिता ब्याह कर इस घर में आई है, आंटी जी ने तो तब से ही सब कामों से पल्ला झाड़ लिया था। अभी छोटी सी उम्र में 4-5 लोगों की जिम्मेदारी, फिर भी उसने कभी किसी बात के लिए उफ तक नहीं की। जब अमिता से कोई काम होता, तब तो सास ससुर बड़ा लाड़ प्यार दर्शाते, और अपना काम निकल जाने के बाद अमिता की स्थिति अपने ही घर में किसी बाहर वाले के जैसी होती। उसे किसी भी बात में शामिल नहीं किया जाता। और जीजाजी आपकी तो मैं क्या ही तारीफ करूं। आप तो उसके पति होते हुए भी पति के नाम पर कलंक है। जीजाजी आपको भी बस अपने मतलब से ही मतलब होता है। काम के समय आप अमिता अमिता करते हैं, वरना बाद में तो उससे झगड़ने में ही लगे रहते हैं। आप तो उस पर हाथ उठाने से भी नहीं चूकते हैं। और अमिता अक्सर अपने भाग्य को दोष देकर रोया करती है। ऊपर से जब आपकी बहन अपनी ससुराल से आ जाती है, तो अमिता की शामत ही आ जाती है। हर समय गरम गरम पकवानों की फरमाइश होती है। 2 बड़े बच्चे हैं उनके, लेकिन कोई भी किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं करवाता। अपने भी अमिता के 2 बच्चे हैं। पूरा परिवार एक साथ बैठकर चटकारे लगाकर खाना खाता रहता है, लेकिन अमिता की किसी को सुध भी नहीं रहती। हालांकि अमिता की बिटिया रानी जब देखती कि सारा खाना पीना समाप्त होता जा रहा है, तो वह कहती भी थी कि मम्मी ने अभी तक कुछ नहीं खाया। तो आंटी जी कहती कि मम्मी से कह दो कि वह अपने लिए कुछ और बना लेगी। अमिता को उसकी सास की जब यह बात सुनाई पड़ती, तो आंसुओं को चुपचाप पीकर वह अन्य कामों में जुट जाती। अमिता अपने अकेले के लिए कौन बनाए, ऐसा सोचकर जो बचा हो रुखा सुखा उसी में काम चला लेती। अब मैं और क्या क्या बताऊं आपको। यह बातें तो अमिता ने दुखी होकर हमें बता दी है, और पता नहीं कितनी ही बातें होंगी जो उसने हमें बताई ही नहीं है। और तो और अक्सर काम वाली भी छुट्टी पर बैठ जाती, तो भी अकेली अमिता को ही सारी जिम्मेदारी उठानी पड़ती थी। उसने सारी परिस्थितियों से समझौता करना सीख लिया था, लेकिन इसके बाद भी आंटी जी अक्सर आपके कान भरती रहती। उस समय और भी स्थिति और भी बिगड़ जाती। आखिर कब तक कोई बर्दाश्त करें। कभी कभी अमिता की सहनशीलता का बांध टूट ही जाता, तब उसे बहस का नाम दिया जाता है। इसी तरह जिंदगी कट रही थी अमित की। लेकिन पता नहीं बीते 2-4 दिनों से आप ज्यादा ही बात बात पर तानाक्षी करने लगे थे। अपने ना चल रहे व्यापार की पूरी झल्लाहट आप अमिता के ऊपर उतार देते।
इन 4-5 दिनों आपने कितनी ही बार अमिता पर हाथ भी उठा दिया है। अब तो अमिता की सहन शक्ति से बाहर हो रहा था समझौता करना, और वह अपने स्वाभिमान के लिए उठ खड़ी हुई। और आज अमिता ने अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए ही अपने भाई को बुलाया है। ऐसा कहकर अभय ने अमिता का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले जाने लगा। तभी निशांत चीखते हुए बोला, जैसे जा रही हो वैसे ही चली आना। निशांत ने आंखें तरेर कर घूरते हुए कहा। अमिता रोते हुए बोली, जिस दिन आपको मेरी जरूरत महसूस हो और आप मेरा सम्मान करना सीख जाओ, उस दिन मुझे लेने आ जाना। अमिता की बात सुनकर निशांत गुस्से में बोला, तब का तब देखा जाएगा। और फिर अमिता अपने भैया के साथ चल दी। ना निशांत ने उसे रोका और ना ही अमिता ने रुकना कबूल किया। समय का क्या है, वह तो चलता ही रहता है। इसी तरह से 2 महीने बीत गए। अब तो सुलेखा जी घर और बच्चों की जिम्मेदारियां संभालते संभालते थकने लगी और वह बात बात पर निशांत के ऊपर चिड़चिड़ाने लगी। कभी कभी वह उसके दोनों बच्चों को भी पीट देती। मन तो निशांत भी नहीं लग रहा था, क्योंकि गृहस्थी तो बिखर ही रही थी। उसके साथ ही बच्चे भी संस्कारहीन होते जा रहे थे और उनकी पढ़ाई पर भी एकदम से विराम लग गया था। एक दिन सुलेखा जी ने मुंह बनाते हुए कहा, निशांत तुम जाकर अमिता को बुला ही लो, मैं तो थक गई हूं इस गृहस्थी को संभालते संभालते। आखिर एक दिन सुलेखा जी के मुंह से अपने घुटनों को दबाते दबाते निकल ही गया, यह क्या कह रही हो मम्मी तुम? मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा उस घमंडी को लेने। अगर आपको ज्यादा हो तो आप खुद ही बुला लो जाकर, मैं गाड़ी बुक कर दूंगा। निशांत ने मन ही मन खुश होकर कहा, लेकिन उसके मुंह पर अभी भी अमिता के लिए अपशब्द ही थे। मैं नहीं जाऊंगी बुलाने। तुमने उसको लड़ झगड़कर घर छोड़ने को मजबूर कर दिया, इसलिए तुम ही जाओ। मुझसे तो यह उम्मीद नहीं करो तो अच्छा है। सुलेखा जी ने स्पष्ट रूप से अपना पल्ला झाड़ लिया। अपनी मां की बात सुनकर निशांत बोला, अच्छा, और दुकान से आने के बाद मेरे कान कौन भरता था? अगर अमिता के मायके जाने का मैं जिम्मेदार हूं, तो मुझसे ज्यादा आप जिम्मेदार है। जब मैं दुकान से घर आता था तो आप अमिता के बातों को नमक मिर्च लगाकर मुझे बताती थी। निशांत की बात सुनकर सुलेखा जी बोली, अब अपनी गलतियों को छुपाने से कोई फायदा नहीं। थोड़ी गलती मेरी तो थोड़ी तुम्हारी। ऐसा करते हैं, बच्चों को भी साथ लेकर चलो। सब लोग एक साथ उसको बुलाने के लिए चलते हैं। सुलेखा जी ने सुझाव दिया। निशांत को अपनी मां की बात ठीक लगी, लेकिन उसे झुकने में शर्म आ रही थी। फिर भी सब लोग सुबह सुबह ही मिलकर अमिता को लेने चल दिए। उन दोनों को देखकर और यह जानकर कि वह लोगों उसे बुलाने आए हैं, अमिता की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि वह भी तो अपने बच्चों से मिलने के लिए तड़प रही थी। लेकिन उसने अपनी खुशी को दबाते हुए यही कहा कि मैं आप लोगों के साथ अवश्य चलूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं अपने स्वाभिमान से अब समझौता नहीं करूंगी। मुझको भी खुश रहने का पूरा हक है, इसलिए मेरे साथ कोई भी गलत व्यवहार नहीं करेगा। ठीक है बहू, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा, लेकिन अपने घर वापस चलो। सुलेखा जी ने अमिता से मनुहार करते हुए कहा। फिर निशांत भी बीच में ही बोल पड़ा, हाँ अमिता, मम्मी सही कह रही है। अब तुम अपने घर में अपनी मर्जी से रहोगी। तुम्हारे ऊपर कभी भी कोई दबाव या शिकायत नहीं होगी। आखिरकार निशांत ने भी अपना मुंह खोल ही दिया। आज अमिता अपना बैग लेकर खुशी खुशी सबके साथ ससुराल चल पड़ी, क्योंकि आज उसका स्वाभिमान जीत गया था। दोस्तों, अमिता ने जो अलग रहने का फैसला किया था, सही था या गलत? कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।